Hello, my dear friends. How are you? I hope you are fine. Welcome to my channel, Law Scholars and Legal Issues. I am Advocate Punita, presenting here again with another important concept that is related to Hindu Marriage Act. In the last previous class of Hindu Marriage Act, we have already discussed about irretrievable breakdown थ्योरी एंड लिव इन रिलेशनशिप। हालांकि वो दोनों कंसेप्ट जो हिंदू मैरिज एक्ट में कहीं भी डील नहीं करते, लेकिन वो दोनों कंसेप्ट जो है हमारे हिंदू लोग को अच्छे से समझने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट थे, इसलिए मैंने उनको कवर करवाया। और मैंने आपको बोला भी था कि जैसे ही वो दोनों का टॉपिक कवर हो जाएंगे हम हिंदू मैरिज एक्ट के ऑब्जेक्टिव टेस्ट को डिस्कस करेंगे। हालांकि मैं डिटेल डिस्कशन नहीं करवाने वाली हूँ। 110 क्वेश्चन से देखते हैं कितना क्वेश्चन मैं आज की क्लास में कवर करवा पाती हूँ, बाकी नेक्स्ट क्लास में हो पाएगा। चलिए बिना कुछ टाइम वेस्ट करे आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। द फर्स्ट क्वेश्चन इज सीड्स ऑफ द इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज लाइज इन। जो सीड्स होते हैं, जो बीज हैं, आप ये कह सकते हो ना, किसी भी पेड़ की बुनियाद जो है किसी बीज पर होती है। तो अगर इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज आया, वो किस फैक्ट पे लाई करता है, किस में विश्वास पे। देखिए आप सब जानते हो कि हमारा इंडियन जो ट्रेडिशन है, इंडियन जो सोसाइटी है वो पूरी तरह से पैट्रियार्कल सोसाइटी है, पितृ प्रधान समाज है या पुरुष प्रधान समाज है। तो आप नॉर्मल सेंस में इसको समझिए, मेंस क्यूज्ड फॉर नो मैटरनिटी। क्या वो किसी बच्चे की माँ के बारे में डिसाइड करने के लिए मैरिज को लेके आएंगे? या मेंस क्यूज्ड टू नो द पैटर्निटी ऑफ चिल्ड्रन, या वो किसी भी बच्चे के पेरेंट यानी फादर के बारे में नॉलेज जानने के लिए शादी के इंस्टीट्यूशन को लेके आए थे। तो मेन जो बीज है वो किस फैक्ट्स में था? मेंस क्यूज्ड टू नो द पैटर्निटी ऑफ द चिल्ड्रन। दिस इज द राइट आंसर। द हिंदू कोड वॉज ड्राफ्टेड बाय। हिंदू कोड कैसे ड्राफ्ट हो? अगर आप देखते हो हिंदू मैरिज एक्ट का, अगर आपके पास बेयर एक्ट है तो उससे पहले जो है स्टार्टिंग में जो कुछ स्टेटमेंट्स ऑफ रीजंस दिए जाते हैं उस टाइम में लिखा हुआ है। रॉ कमेटी ने 1947 के अंदर एक रिपोर्ट भेजी थी, उस रिपोर्ट के बेस पर ही हिंदू मैरिज एक्ट को ड्राफ्ट किया गया था। तो द रॉ कमेटी एंड वॉज रेफर टू सेलेक्ट कमेटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली 1948 में, उसके द्वारा ड्राफ्ट हुआ। रॉ कमेटी वाज नॉट रेफर्ड किया, रॉ कमेटी ने इसे नहीं भेजा था। दिस इज द रॉन्ग आंसर। हिंदू कोड नॉट ड्राफ्ट, हिंदू कोड जो रॉ कमेटी द्वारा ड्राफ्ट नहीं हुआ, दिस इज ऑल्सो रॉन्ग स्टेटमेंट। नन ऑफ द इनमें से कोई नहीं। द राइट ऑप्शन इज रॉ कमेटी जो थी उसने भेजा था। थोड़ा सा मैंने यहाँ पे लिखा है, द हिंदू कोड बिल्स वर सेवरल लॉ पास हुए थे 1950s में, और हिंदू पर्सनल लॉ भी पास हुआ। उसके बाद फॉलोइंग इंडियन इंडिपेंडेंस होने के बाद इंडियन नेशनल कांग्रेस के जो प्राइम मिनिस्टर थे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, उन्होंने क्या किया, ब्रिटिश राज के जो कुछ लॉज थे उनको कोडिफाई करने के लिए प्रोसेस स्टार्ट कर दिया था। सब्जेक्ट टू मैरिजेज हैज बीन मेटिकुलसली डील विद। मैरिज का सब्जेक्ट किस में डील करता है? देखिए आप ये तीनों ऑप्शन देखिए। पहले तो श्रुति, स्मृति और कस्टम, ये तीनों क्या है, किस चीज का पार्ट है? ये तीनों पार्ट है, एक तरीके से आप इसे कह सकते हो, ये तीनों सोर्सेज ऑफ कस्टम है। मैं लिख देती हूँ, आपको याद रहेगा। सोर्सेज ऑफ कस्टम, ये तीनों जो है सोर्सेज ऑफ हिंदू लॉ। हिंदू लॉ के सोर्सेज की जब भी बात आती है तो ये तीनों आप हिंदू लॉ के सोर्सेज में काउंट करोगे। इनमें से एक भी ऐसा नहीं है जिसे आप हिंदू लॉ का सोर्स ना कहो। श्रुति का मतलब है जो सुनकर, हमने कहीं से सुनकर कुछ चीज सीखी हो। स्मृति का मतलब है हमने कुछ रिमेम्बर कर लिया हो, याद कर लिया हो। कस्टम का मतलब होता है काफी लंबे टाइम से जो एक रिवाज बन गया, रीति रिवाज जिसे बोलते हैं, दैट इज कस्टम, जिसे आप ट्रेडिशन भी कह सकते हो। इसके कई मीनिंग निकल के आते हैं। तो तीनों जो है सोर्सेज ऑफ हिंदू लॉ तो है। क्वेश्चन हमारा है, सब्जेक्ट टू मैरिज हैज बीन मेटिकुलसली डील्ड विद। सब्जेक्ट है जो मैरिज का, वो डिटेल में कहाँ बेसिकली डील किया गया है? वो डील किया गया है श्रुतिज में। तो ये आपको याद ही करना पड़ेगा क्योंकि इतने डिटेल ग्रंथ पढ़ने की हमें कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, अंदर हिंदू लॉ मैरिज इज। हिंदू लॉ के अंदर मैरिज क्या है? हम हिंदूज क्या मानते हैं मैरिज क्या है? हमारे ये रिवाज चलिए कि आज अगर बेटे की शादी होगी तो बेटी अपने ससुराल से जो है अर्थी पर ही उठकर आएगी, अर्थी पर उठकर ही जाएगी। तो ये एक तरीके से क्या है, एक सैक्रामेंट है, कॉन्टेक्ट नहीं है। हमारा मुस्लिम लॉ है, क्रिश्चियन लॉ है, ज्यूज है, अदर जो लॉज है वो सारे क्या है, कॉन्टेक्ट होता है एक तरीके से। लेकिन हमारा हिंदू लॉ जो है वो किसी प्रकार के कॉन्टेक्ट की बात नहीं करता, ये क्या है, सैक्रामेंट है। दिस इज द राइट आंसर। मैरिज इज ए सैक्रामेंट। मैरिज सैक्रामेंट अगर है, संस्कार है, तो किन लोगों में है? क्या मुस्लिम्स में है, क्या क्रिश्चियन में है? दोनों में नहीं है। बोथ ए एंड सी, तो राइट ऑप्शन हो ही नहीं सकता। द राइट आंसर इज हिंदूज। नेक्स्ट है लॉ रिलेटिंग टू मैरिज। जो मैरिज से रिलेटेड लॉ है अमंगस्ट हिंदूज, वो कहाँ पर कोडिफाई किए गए हैं, कौन से एक्ट में? देखिए चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेन एक्ट में बच्चों की शादी रोकने के लिए 1929 में एक एक्ट आया था। हालांकि मौजूदा टाइम में भी एक्ट चल रहा है, करंट में शारदा एक्ट है। हिंदू अडॉप्शन और मेंटेनेंस एक्ट जो है अडॉप्शन और मेंटेनेंस की बात करता है। हिंदू मैरिज एक्ट जो है वो मैरिज के रिगार्डिंग बात करता है। तो राइट आंसर इज हिंदू मैरिज एक्ट। फिर है मैरिजेज ऑफ टू हिंदूज कैन बी सोलमनाइज। दो हिंदूज की मैरिज कैसे सोलमनाइज होती है?
क्या स्पेशल मैरिज एक्ट में होती है या दोनों में होती है या सिर्फ हिंदू मैरिज एक्ट में? देखिए, स्पेशल मैरिज एक्ट में आप हिंदू और क्रिश्चियन भी शादी करना चाहे कर सकते हैं, हिंदू और मुस्लिम में शादी करना चाहे कर सकते हैं, हिंदू और अदर कोई कास्ट, अदर कोई रिलीजन है वो मैरिज कर सकते हैं। बट हिंदू मैरिज एक्ट ओनली दैट एक्ट दैट प्रोवाइड्स द प्रोसीजर फॉर टू हिंदूज। तो दो हिंदूज के लिए हिंदू मैरिज एक्ट ही कंसिडर किया जाएगा। ओवरराइडिंग इफेक्ट कहाँ दिया गया है? आप पीछे से लग जाइए। सेक्शन 29 जो है वो बात करता है कस्टमरी डाइवोर्स की। सेक्शन 6 जो बात करता है गार्जियनशिप जो थी, पुराने टाइम में क्या होता था, बच्चों की जो शादी हो जाती थी तो गार्जियनशिप के लिए रिगार्डिंग कंसेप्ट था, लेकिन अब जो है बच्चों के बालिग होने पर ही शादी होती है, तो इस कंसेप्ट अब निकल चुका है, रिपील हो चुका है। सेक्शन 3 जो बात करता है हमारे डेफिनेशंस की, जिसमें कस्टम यूजेस, पिंदा रिलेशनशिप, प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप और फुल ब्लड, हाफ ब्लड, यूटेराइन ब्लड वगैरह का जो डील है। फिर बच के आ गया सेक्शन 4 जो ओवरराइड इफेक्ट की बात करता है। द राइट आंसर इज सेक्शन 4। अंडर द हिंदू मैरिज एक्ट, हिंदू में क्या कौन कौन लोग शामिल होते हैं? अगर आप देखते हो सेक्शन 2 का क्लोज बी देखते हो तो उसके अंदर क्या है, बुद्धिस्ट, सिख और जैनिज्म तीनों जो है हिंदू मैरिज एक्ट के तहत जो है हिंदू इंक्लूड होते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। हु अमंग अस द नॉट हिंदू, हिंदू कौन नहीं है? अगर आप देखते हो सेक्शन 2 का सी देखते हो हिंदू मैरिज एक्ट का, उसमें साफ तौर पे दिया हुआ है क्रिश्चियन, पारसी, ज्यू जो है वो हिंदू के कैटेगरी में फॉल नहीं करते, उनको जो है हिंदू नहीं माना जाएगा। पर्सन शैल बी हिंदू बाय रिलीजन, एक व्यक्ति हिंदू कैसे बनता है? अगर आप एक्सप्लेनेशन ऑफ सेक्शन 2 देखते हो उसमें साफ तौर पे लिखा है कि अगर किसी बच्चे के दोनों पेरेंट्स हिंदू है तो वो हिंदू माना जाएगा। अगर उनमें से पेरेंट्स में से एक कोई हिंदू है और उसे या हिंदू की तरह पाला गया है तो वो भी हिंदू माना जाएगा, या ए और बी दोनों में से कोई भी हो सकता है। द राइट ऑप्शन इज आइदर ए और बी। अ पर्सन कैन बिकम हिंदू, एक व्यक्ति को हिंदू माना गया है, किस तरीके से हिंदू बनता है? वो बाय कन्वर्जन, अगर कोई मुस्लिम है, क्रिश्चियन है, वो हिंदू धर्म में कन्वर्ट हो जाता है तो बाय रिकन्वर्जन, या मान लो हिंदू है वो पहले मुसलमान बन गया था, फिर वो क्रिश्चियन बन गया था और फिर वो दोबारा से हिंदू बन गया है दूसरे तरीके से, तो ये दोनों तरीके जो है वो हिंदू की बात करता है, तो दोनों का ही राइट आंसर हो जाएगा। अंडर सेक्शन 3 ऑफ द हिंदू मैरिज एक्ट, एक रूल जो है कस्टम और यूजेस कब बनता है? सेक्शन 3 का जो प्रोवाइजर है वो साफ तौर पे कहता है इफ इट इज सर्टन एंड नॉट अनरीजनेबल। अगर वो सर्टन है यानी कि निश्चित है, और अनरीजनेबल का मतलब है नॉट अनरीजनेबल। अनरीजनेबल होता है सही, अनरीजनेबल जो गलत, और नॉट लगा देता तो गलत नहीं है जो वो। सेकंड बात कहता है कि क्या वो निश्चित नहीं है और वो रीजनेबल है। रीजनेबल तो है, सही तो है, पर वो निश्चित नहीं है। निश्चित मतलब काफी लंबे समय से नहीं है ना, तो वो सर्टन है और ना रीजनेबल है, तो ये हो ही नहीं सकता। सर्टन या तो सर्टन या रीजनेबल दोनों नहीं हो सकता। राइट ऑप्शन हो जाएगा इफ इट इज सर्टन एंड नॉन रीजनेबल। देखिए, मेरा आज का ऑब्जेक्टिव टेस्ट कराने का मेन उद्देश्य यही है कि जो ये वर्डिंग है ना आंसर में, इसको आप हाईलाइट करो, इसी को माइंड में रखो, तो ऑटोमेटिक क्रैम हो जाए। क्रैम करने की जरूरत ही नहीं है। मैरिज अंडर द हिंदू मैरिज एक्ट, मैरिज लॉ के अंडर जो हिंदू लॉ के अंडर मैरिज जो सैक्रामेंटल है, बट हिंदू मैरिज एक्ट के तहत प्योरली सैक्रामेंटल भी नहीं है, प्योरली कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं है, बट दोनों का एक कॉम्बिनेशन कह सकते हो। मैंने जब हिंदू मैरिज एक्ट को डिटेल में करवाया उसमें मैंने आपको कुछ कंसेप्ट करवाया जो ये बताता है कि हिंदू मैरिज एक्ट जो है वो कॉन्ट्रैक्ट का ही पार्ट है। कैसे कहोगे आप? देखिए, सेक्शन 5 बात करता है वॉइड मैरिज, अगर सेक्शन 5 में कंडीशंस दी हुई है, जैसे किसी कॉन्ट्रैक्ट के लिए कंडीशन होती है, वो सारी कंडीशन है कि वो माइनर ना हो, या उसकी फ्री कंसेंट है, या मान लो वो एज का कोई रिलेशन है, ऐसे कुछ करके उसमें इशू दिया हुआ है। ठीक है, वॉइड मैरिज, वॉइडेबल मैरिज क्या है कि कॉन्ट्रैक्ट में होती है। इसी तरीके से रेमेडी दी हुई है, रेस्ट्रिक्शन ऑफ कंजुगल राइट है, जुडिशियल सेपरेशन है, डाइवोर्स है, वो रेमेडीज क्या है? वो हिंदू मैरिज एक्ट जो है कॉन्ट्रैक्ट को ही तो लेके चल रहा है, कॉन्ट्रैक्ट में तो रेमेडीज होती है, तो इस तरीके से दोनों का सेम्बलेंस है, दोनों की मिलावट है। हिंदू मैरिज एक्ट 1955 जो कहाँ का अप्लाई होता है? क्या उन हिंदुओं पे अप्लाई होता है जो भारत के रहने वाले हैं या जो भारत में रह रहे हैं? मान लो जो भारत के प्रवासी भारतीय जो होते हैं या जो भारत में रह रहे हैं, हिंदू डोमिसाइल इंडिया, या वो हिंदू डोमिसाइल है इंडिया के बट वो बाहर रह रहे हैं, भारतीय हैं और वो बाहर रह रहे हैं, तो उनके लिए भी हिंदू मैरिज अप्लाई होगा। यानी कि जो हिंदू है और बाहर रह रहे हैं तो हिंदू मैरिज एक्ट अप्लाई होगा, और जो हिंदू डोमिसाइल है, भारतीय है और वो कुछ टाइम के लिए बाहर रह रहे हैं तो वो भी, या वो भारत में ही रह रहे हैं तो वो भी हिंदू माने जाएंगे। तो दोनों ऑप्शन राइट है। फॉर द एप्लीकेशन ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट की एप्लीकेशन के लिए क्या सिटीजनशिप होना जरूरी नहीं है? जरूरी है। नेसेसरी क्वालिफिकेशन नहीं है, कोई नेसेसरी क्वालिफिकेशन है। जो यहाँ का प्रवासी भारतीय है, जैसे सुनने में आता है कि दूसरे देश में जाके वहां की नागरिकता ले लेते हैं तो फिर वो वहीं के बन जाते हैं, हिंदू होते हैं लेकिन वो वहां का यहाँ का ट्रेडिशन फॉलो करते हैं, हिंदू मैरिज एक्ट उन पर अप्लीकेबल होता है। इंपैरेटिव क्वालिफिकेशन एक इंपैरेटिव है कि हाँ इंपैरेटिव है कि आपको करना ही, आपकी मान्यता, आप एक तरीके से सिटीजनशिप आपकी होनी ही चाहिए, कैसी कोई कंडीशन है? तो दोनों, मेरे अकॉर्डिंग दोनों में से कोई कंडीशन नहीं आएगी। इसके रिगार्डिंग मुझे और मैंने नहीं देखा कहाँ ये कंसेप्ट क्लियर है, लेकिन अगर आप देखते हो ना सेक्शन 2 की जब बात करते हो उसमें एक जो दिया हुआ है
इट एक्सटेंड टू द होल ऑफ इंडिया एक्सेप्ट द स्टेट ऑफ जम्मू कश्मीर, तो अब निकल ही चुका है। और हिंदू डोमिसाइल इन द टेरिटरी टू विच द एक्सटेंड्स हो रहा है ओवर आउटसाइड द टेरिटरीज, या तो आउटसाइड द टेरिटरीज में अप्लाई हो। तो मेरे हिसाब से ना तो ये नेसेसरी कंडीशन है सिटीजनशिप और ना ही इम्पेरेटिव है। इम्पेरेटिव का मतलब है किसी को कहते हैं ना कि आपको करना ही होगा ये काम। एक तो होता है कंपल्शन और एक होता है डायरेक्टरी, तो ये डायरेक्टरी भी नहीं लगता। तो इस प्रकार से अगर आप समझो तो नेसेसरी का मतलब आवश्यक हो गया, इंपैरेटिव का मतलब आप कह सकते हो कि कंपलसरी होता है कि आपके पास कंपलसरी होनी चाहिए सिटीजनशिप ऑफ इंडिया। ये कोई जरूरी नहीं है। सेक्शन 2 ये हमारी बात करता है, सेक्शन 1 ये बात करता है एक्स्ट्रा टेरिटोरियल एप्लीकेशन इसकी जरूर होती है। लैक्स डोमिसाइल जो है इसको बोला जाता है। फिर अगला क्वेश्चन है 1-2 पर्सन आर डिसेंडेंट ऑफ कॉमन एंसेस्टर्स, की दो व्यक्ति हैं जो एक ही फादर के बच्चे हैं सेम वाइफ से। अगर सेम वाइफ से है तो उन्हें क्या बोला जाता है? देखिए अगर आप डेफिनेशन को देखिए, अगर आपने ढंग से पढ़ा और या मैंने मेरे जो वीडियोस आपने अगर अच्छे से सुने हैं और समझे हैं तो देखिए यूटेराइन ब्लड का मतलब होता है कि एक मदर है दो फादर हैं, वो यूटेराइन ब्लड से जुड़े हुए होते हैं। हाफ ब्लड का मतलब है फादर एक है दो वाइफ है, दोनों वाइफ के अलग अलग बच्चे, उन दोनों का जो रिलेशन है वो हाफ ब्लड हो जाएगा। सेम वाइफ है कॉमन ही एंसेस्टर है तो वो क्या हो जाएगा? फुल ब्लड हो जाएगा। जब दो पर्सन डिसेंडेंट है कॉमन एंसेस्टर के और डिफरेंट वाइफ से है तो उन्हें क्या कहेंगे? हाफ ब्लड कहेंगे। 2 पर्सन जो रिलेटेड टू ईच अदर यूटेराइन ब्लड से जुड़े हुए कब माने जाएंगे? व्हेन दे आर डिसेंडेंट फ्रॉम ए कॉमन एंसेस्टर बाय द सेम हस्बैंड से हो जाएंगे तो वो फुल ब्लड ही हो जाएगा। फिर व्हेन दे आर डिसेंडेंट फ्रॉम ए कॉमन एंसेस्टर्स बट बाय डिफरेंट हस्बैंड से है। फिर व्हेन दे आर डिसेंडेंट फ्रॉम ए कॉमन एंसेस्टर कॉमन नहीं होगा, कॉमन एंसेस्टर्स होगी और डिफरेंट जो है हस्बैंड्स होते हैं, उस मामले में यूटेराइन ब्लड होता है। स्पिंदा रिलेशनशिप कौन से सेक्शन में डिफाइन किया गया है? आप अगर माइंड में रखोगे ना तो स्पिंदा रिलेशनशिप तो पहले आता है और प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप बाद में आता है। और जब कंडीशंस की बात करते हो सेक्शन 5 में प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप पहले आता है और स्पिंदा बाद में आता है। तो स्पिंदा पहले आएगा। 2B बात करता है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की, 2D बात करता है यूटेराइन ब्लड की और 2F बात करता है स्पिंदा रिलेशनशिप की और 2G बात करता है प्रोहिबिटेड की। तो इसमें हमारा क्वेश्चन है स्पिंदा रिलेशनशिप 2F जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। इन द स्मृति द स्पिंदा रिलेशनशिप एक्सटेंड, स्मृति में स्पिंदा रिलेशनशिप कितना एक्सटेंड किया गया है? स्मृति की बात कर रहा है, हिंदू मैरिज एक्ट की बात नहीं कर रहा। स्मृति में जो है हिंदू मैरिज एक्ट का अगर आप देखते हो, हिंदू मैरिज एक्ट में स्पिंदा रिलेशनशिप जो है मदर की तरफ से 3 डिग्री और फादर की तरफ से 5 डिग्री है। तो अगर स्मृति की बात करें 3 डिग्री थ्रू द मदर ये नहीं है, 5 डिग्री थ्रू द मदर और 7 डिग्री थ्रू द फादर ये स्पिंदा रिलेशनशिप बात करता है। और अगर हिंदू मैरिज एक्ट की बात करें स्पिंदा रिलेशनशिप क्या होगा? 3 डिग्रीज थ्रू द मदर एंड 4 डिग्रीज थ्रू द फादर गलत है, ये 3 डिग्रीज थ्रू द मदर है और 5 डिग्रीज थ्रू द फादर है, ये राइट ऑप्शन हो जाएगा। मैरिज सोलमनाइज बिटवीन 2 हिंदूज हु आर रिलेटिंग टू ईच अदर, स्पिंदा रिलेशनशिप से अगर जुड़े हुए हैं तो उस मैरिज को अंडर सेक्शन 11 क्या माना जाएगा? देखिए सेक्शन 11 डील करता है वॉइड मैरिज की, सेक्शन 12 डील करता है वॉइडेबल की, तो यहाँ पर राइट ऑप्शन आ जाएगा सी वॉइड। A marriage solemnized between any 2 Hindus who are spinda है each other shall be valid, और valid कब होगा? If the custom or uses governing each of them permit a marriage between 2। अब ये बात देखिए आप ध्यान से, अगर आपने डिटेल में पढ़ा होगा तभी आपको पता चलेगा। If the custom or uses जो है अगर उनको ये कहते हैं कि governing each of them, अगर आप बेरक देखते हो तो उसमें each of them वर्ड यूज है। each of them का मतलब है दोनों की तरफ से परमिट होना चाहिए, एक की तरफ से नहीं। सेकेंड ऑप्शन कहता है any of them। तो यहाँ पर जो ये वर्ड है ना, ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, ये आप बिल्कुल बेयर एक्ट का उठाइए, ये आपको कंफ्यूज करेगा। यहाँ पर आंसर की बात आएगी ईच ऑफ देम, द राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका ईच ऑफ देम। स्पिंदा बाय हाफ और यूटेराइन ब्लड, फुल ब्लड, अडॉप्शन किसी भी तरीके से हो सकता है स्पिंदा, ये कोई जरूरी नहीं है। अगर आप एक्सप्लेनेशन देखते हो सेक्शन 3 की लास्ट में वो कहता है रिलेशनशिप बाय हाफ और यूटेराइन ब्लड एज वेल एज द फुल ब्लड, तो अडॉप्शन भी इसमें काउंट होगा, लेजिटिमेट इलेजिटिमेट वो भी इसमें काउंट होगा। तो ऑल ऑफ द अबव राइट ऑप्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग मैरिज वैलिड, कौन सी मैरिज वैलिड है? मैन मैरिंग हिज डिजीज्ड वाइफ सिस्टर, एक आदमी जो है डिजीज्ड वाइफ की सिस्टर से शादी कर लेता है। एक आदमी हिज डाइवोर्स्ड वाइफ की सिस्टर से शादी कर लेता है। मैन मैरिंग हिज डिजीज्ड वाइफ सिस्टर्स डॉटर, ऑल ऑफ द अबव। क्या ये सारी चीज इसमें सही लग रही है आपको? अगर आप देखते हो ना थर्ड में तो कहता है वाइफ ऑफ द ब्रदर की वाइफ से नहीं कर सकते, और ब्रदर की वाइफ से नहीं कर सकते, वाइफ की सिस्टर से भी नहीं कर सकते। मैरिंग डिजीज्ड वाइफ सिस्टर्स नहीं कर सकते, डाइवोर्स वाइफ सिस्टर्स नहीं कर सकते, डिजीज वाइफ सिस्टर्स डॉटर। देखिए मरी हुई वाइफ की सिस्टर की डॉटर से वैलिड नहीं होगी। मैन अगर एक आदमी जो है अपनी मरी हुई वाइफ है, चाहे
अगर उसकी सिस्टर है और उसी की डॉटर है तो वो उसका जो है एक तरीके से स्पिंदा रिलेशनशिप में कैटेगरी में नहीं आएगा। तो ऑल ऑफ द अबव ये वैलिड नहीं है मैरिज। अगर हम लॉ को कंसीडर करें तो ये मैरिज जो है वैलिड नहीं है। वाइफ ऑफ द ब्रदर के साथ शादी नहीं कर सकते और वाइफ ऑफ द हस्बैंड ऑफ द सिस्टर जो है वो शादी नहीं कर सकते। इस प्रकार से कोई एक कंफ्यूजन या क्रिएट होता है। तो इस क्वेश्चन को एक बार आप यहीं पे थोड़ा सा प्रयास कीजिए समझने का। मैं इसको पहले क्लियर करके फिर आपको बताती हूँ कि क्या ये कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है। देखिए इसको अगर हम ध्यान से समझते हैं ना, मेरा माइंड भी कंफ्यूज हो गया। अगर इसको ध्यान से समझे तो ये क्या कहता है कि अ मैन मैरिंग हिज डिसीज्ड वाइफ सिस्टर, वाइफ है उसकी सिस्टर से शादी कर सकता है, कोई इशू नहीं है। डाइवोर्स वाइफ की सिस्टर से भी शादी कर सकता है, कोई इशू नहीं है, क्योंकि ना वो प्रोहिबिटेड है और ना ही वो किसी प्रकार से स्पिंदा में आता है। मैन मैरिंग हिज डिजीज्ड वाइफ सिस्टर्स डॉटर, अगर डिजीज वाइफ है, मान लीजिए एक कोई व्यक्ति है, मैं आपको यहाँ पे थोड़ा एग्जाम ए, ठीक है, इसकी वाइफ थी और इसकी वाइफ की सिस्टर है। वाइफ की सिस्टर है यहाँ पर और फिर ये बात कर रहा है उसकी डॉटर की। तो ये कहीं भी स्पिंदा में फॉल नहीं करता, ना ये स्पिंदा में फॉल करता है, ना ये प्रोहिबिटेड डिग्री में फॉल करता है। अगर आप प्रोहिबिटेड डिग्री की बात करते हो ना, तो ब्रदर सिस्टर के बच्चे जो हैं, अगर ये होता है यहाँ पर इसकी सिस्टर का, इसकी वाइफ नहीं इसकी खुद की सिस्टर की अगर बेटी होती तो शादी नहीं हो सकती। अगर मान लो ये वाइफ है और अगर ये जिंदा होती और हस्बैंड की डेथ हो जाती तो ये देवर से भी तो शादी कर ही सकती है। तो इस तरीके से ये जो शादी है ये तीनों की तीनों इसमें सही है, किसी प्रकार का कोई इश्यू नहीं है। द राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑल ऑफ द अबव। अगर आप प्रोहिबिटेड डिग्री के देखते हो तो आप देख लीजिए, एक बार बेरख निकाल लीजिए, साथ ही साथ आपका कंफ्यूजन भी दूर हो जाएगा। कह रहा है वन ऑफ द लीनियर असेंडेंट, लीनियर असेंडेंट का मतलब है कि जैसे डॉटर है वो अपने फादर, उसके फादर, उसके फादर, यानी कि थर्ड डिग्री फिफ्थ पेरेंट्स की तरफ से, फादर की तरफ से फिफ्थ डिग्री तक शादी नहीं कर सकती। और अगर कोई लड़का है तो वो मदर की तरफ से थर्ड डिग्री तक शादी नहीं कर सकता। फिर सेकंड कह रहा है कि वन जो वाइफ और हस्बैंड लीनियर असेंडेंट में वही है जो पोता जो है अपनी दादी के साथ शादी नहीं कर सकता, इस प्रकार से आ जाएगा। फिर कह रहा है वाइफ ऑफ द ब्रदर यानी कि भाभी होगी, फादर्स और मदर्स ब्रदर। कह रहा है कि या तो वाइफ हो ब्रदर की या फादर की वाइफ हो, यानी कि फादर की दूसरी वाइफ जो होती है, या मदर्स ब्रदर, मदर का भाई है जो उसकी वाइफ हो, यानी कि मामी, या मामी आ गई, या आ गई फादर्स वाइफ यानी कि माँ, या माँ, मामी, भाभी, और यहाँ पर दादी की बात आई, दादी नानी की बात आ गई है। तो यहाँ पर ऐसा कोई भी प्रोविजन नहीं है जो ये मना करता हो कि शादी जो है वैलिड नहीं है। हम नॉर्मली भी तो जगह जगह देखते हैं कि वाइफ की डेथ होगी तो साली के साथ शादी होगी, ऐसा कोई इश्यू नहीं है। तो ये अगर आप जनरल सेंस में भी अप्लाई करेंगे माइंड में, ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग दे रखा है, अगर आप जनरल सेंस में माइंड अप्लाई करेंगे तो आपके लिए कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। रूल्स रिलेटिंग टू स्पिंदा रिलेशन किस पर बेस्ड है, ये मैंने आपको करवाए थे। स्पिंदा रिलेशन जो है एक्सोगेमी पर बेस्ड है। एक्सोगेमी क्या होता है? स्पिंदा रिलेशन इज बेस्ड ऑन एक्सोगेमी। एक्सोगेमी आल्सो कॉल्ड आउट मैरिज, आउट ऑफ मैरिज। एक्सोगेमी का मतलब है आउट मैरिज, मैरिज से आउट, यानी कि कस्टम एंजॉइंग मैरिज आउटसाइड वन ओन ग्रुप, एक अपने ग्रुप से बाहर जाके शादी करना। इन सम केसेस द रूल ऑफ एक्सोगेमी में आल्सो स्पेसिफाई द आउटसाइड वर्ल्ड ग्रुप इनटू विच एन इंडिविजुअल मस्ट मैरी। जहां पर कोई व्यक्ति शादी कर रहा है वहां पर उससे ग्रुप से दूर होना चाहिए, कहने का मतलब उसके फैमिली रिलेशनशिप में नहीं आना चाहिए। स्पिंदा का यही तो बेस है। मैंडेटरी मैरिज विद इन वंस ओन ग्रुप इज नोन एज एंडोगेमी। जो मैंडेटरी मैरिज होती है ना, अपने खुद के ग्रुप में शादी करना, वो एंडोगेमी होता है। यानी कि ये चार जो ऑप्शन ऊपर दिए हुए, एंडोगेमी होता है जो अपने ही ग्रुप में शादी करना, एक्सोगेमी होता है ग्रुप से बाहर जाके शादी करना, पॉलीगेमी का मतलब होता है एक से ज्यादा शादी होना, मोनोगेमी किसी एक शादी की बात होती है। ये एक्सोगेमी राइट आंसर हो जाएगा। एंडोगेमी जो अपने ग्रुप में मैंडेटरी है कि अपने ग्रुप में जैसे कबीला वगैरह में होता है कि उनके कबीले में शादी करनी, इसी तरीके से एक्सोगेमी का मतलब आउटसाइड जो ऑन ग्रुप है वहां पे शादी होगी। प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप कहां पर प्रोवाइड किया गया? देखिए 2F के अंदर स्पिंदा था तो 2G के अंदर क्या है? प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप आ गया है। स्पिंदा रिलेशनशिप और प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप एक दूसरे पर डिपेंडेंट है? नहीं है। एक दूसरे को ओवरलैप करते हैं? नहीं करते। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, दोनों बिल्कुल अलग अलग कंसेप्ट है दोनों का।
फिर बात आती है मैरिज सोलमनाइज बिटवीन टू पर्सन्स हु आर रिलेटेड टू ईच अदर। एक मैरिज जो है दो व्यक्तियों में हुई है और डिग्री ऑफ प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप है, तो वो क्या माना जाएगा, उसे वॉइड की कैटेगरी में समझा जाएगा। कि पता नहीं कहां से टाइप हो गया। इसको आप कट कर देना अपने लेवल पे। ब्लैक तो अच्छा नहीं लग रहा, मैं पेंसिल से इसको कट कर देती हूँ। ये वैसे ही मिसप्रिंट हुआ है, क्योंकि जब टाइप करते हैं ना कहीं से कोई अक्षर जो है आपस में दब भी जाते हैं। और वैसे भी देखिए, इंसान तो वैसे भी कहते हैं ना कि गलतियों का पुतला है, और मैं तो वैसे ही गलतियां होती है मेरे से। जब टाइपिंग कर रही होती हूँ तो टाइपिंग का मेरा काम नहीं है, लेकिन करना पड़ता है। आपको वैसे समझाऊं कैसे, बुक ओपन करके तो मैं समझा नहीं सकती। द मैरिज में बी सोलमनाइज बिटवीन टू हिंदूज इफ, किस तरीके से शादी हो सकती है हिंदुओं में। ब्राइड ग्रूम कंप्लीट द एज, ब्राइड ग्रूम कौन होता है, दूल्हा जिसने 21 साल की उम्र पूरी कर रही है, ब्राइड ने 18 साल की उम्र। ब्राइड ग्रूम ने 18 साल की उम्र करी है और ब्राइड ने 21, ये गलत है। ब्राइड ग्रूम ने 21 साल की उम्र कर ली और ब्राइड ने 21, ये भी गलत है। ब्राइड ग्रूम ने दूल्हे ने 18 साल की, दुल्हन ने 18, ये भी गलत है। तो फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। डिग्री ऑफ प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप इंक्लूड, डिग्री ऑफ प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप में क्या रिलेशन आएंगे, देखिए स्पिंदा में और प्रोहिबिटेड में ये फुल ब्लड, हाफ ब्लड, ये अडॉप्शन, ये तीनों के तीनों जो है जो रिलेशनशिप काउंट होंगे। तो द राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑल ऑफ द अबव। कंडीशंस कहाँ दी हुई है मैरिज एक्ट के रिगार्डिंग, की मैरिज की जो कंडीशन है सेक्शन 4 में ओवरराइडिंग इफेक्ट है, 6 में गार्जियनशिप, 7 में सेरेमनीज है। तो सेक्शन 5 क्या बात करता है, कंडीशंस की। सेक्शन 5(3) में क्या कंडीशन बताता है, प्रिस्क्राइब द एज ऑफ द पार्टीज एट द टाइम ऑफ द मैरिज, प्रोवाइड द एज फॉर द ब्राइड टू 18 ईयर्स, दूल्हे के लिए 18 साल और दुल्हन के लिए 16, दूल्हे और दुल्हन के लिए 18, दूल्हे के लिए 21 साल और ब्राइड के लिए 18 साल। तो ये ही सी ऑप्शन राइट है। फोर्थ भी देख लो, फॉर द ब्राइड ग्रूम एंड ब्राइड बोथ नॉट लेस देन, दोनों 16 से छोटे होने चाहिए, ये भी गलत है। A marriage solemnized between any two Hindus in violation of section 5(3), अगर 5(3) की कंडीशन वायलेट हो जाती है तो वो मैरिज क्या मानी जाएगी, वो मैरिज हिंदू मैरिज एक्ट में वैलिड मानी जाती है, ना तो वॉइड है ना वॉइडेबल है। एक्सप्रेशन सोलमनाइजेशन ऑफ मैरिज रेफर टू, कंडीशन होनी चाहिए हिंदू मैरिजेस की, या राइट और सेरेमनीज होनी चाहिए मैरिजेस की, दोनों ही होनी चाहिए। सबसे पहली चीज तो आपकी सेक्शन 5 में जो कंडीशंस हैं वो फुलफिल होनी चाहिए। उसके बाद आपके जो सेरेमनीज हैं, जो इंपॉर्टेंट सेरेमनीज आप निभाते हो, जरूरी नहीं कि आप दोनों की ही सेरेमनीज, मान लो एक हिंदू और एक सिख है, दोनों पर हिंदू धर्म अप्लाई होता है, हिंदू मैरिज एक्ट अप्लाई होता है, हिंदू धर्म नहीं हिंदू मैरिज एक्ट अप्लाई होता है, तो वहां पर जो है राइट और सेरेमनीज परफॉर्म करनी पड़ेगी। विदाउट परफॉर्मिंग द राइट एंड सेरेमनीज द मैरिज कैन नॉट बी सेड टू बी वैलिड मैरिज एंड द वर्ड सोलमनाइजेशन ऑफ मैरिज इज वॉइड एट देयर। सेक्शन 5(1) किस चीज की बात करता है, देखिए एक्सोगेमी, मैंने आपको बताया सपिंदा रिलेशनशिप की बात हो रही है कि एक ही ग्रुप से बाहर जाके शादी करना, एंडोगेमी एक ग्रुप में शादी करना, मोनोगेमी एक ही शादी करना। तो क्या 5(1) जो है तीनों की कंडीशन बताता है, 5(1) जो है सिर्फ मोनोगेमी की बात करता है, एक शादी की बात करता है। A marriage solemnized between any two Hindus, one of them is having a spouse, अगर किसी एक का पति जीवित है, सेक्शन 11 के तहत वॉइड हो जाएगी। और सेक्शन 17 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट शैल बी, क्या कह देगा उसे, कह रहे मैरिज अगर दो हिंदुओं में हुई है, एक का स्पाउस जो है जिंदा है, तो सेक्शन 11 और 17 में क्या हो जाएगी, मैरिज वॉइड हो जाएगी। सेक्शन 5(2) ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट क्या प्रोवाइड करता है, एज बताता है, नहीं बताता, ये मेंटल कैपेसिटी बताता है, स्पिंदा रिलेशनशिप नहीं बताता, 4th में बताता है, स्पिंदा रिलेशनशिप 5th में बताता है, प्रोहिबिटेड 4th में बताता है, तो मेंटल कैपेसिटी। सेक्शन 7 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट 1955 प्रोवाइड्स फॉर, सेक्शन 7 हिंदू मैरिज एक्ट का क्या बताता है, सेक्शन 7 हिंदू मैरिज एक्ट का सेरेमनीज ऑफ मैरिज बताता है। ये बोल्ड होना, कुछ मॉडिफिकेशंस नहीं हो पाई इसमें, चलो जैसे भी है कर लेते हैं, मॉडिफिकेशन नहीं है कहीं भी आगे। A party is regarded as not having the mental capacity to solemnize the marriage if suffering from, अगर mental capacity नहीं है, दोनों की free consent नहीं है, तो क्या क्या हो सकता है, unsound mind भी हो सकता है, वो mental disorder भी हो सकता है, insanity और epilepsy भी, उनकी mentally जो stress है, mental disorder है वो रहेगा। 5(3) जो है वो ये 5(2) जो है वो ये बात करता है 5 का close to, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑल ऑफ द अबव।
मैरिज सोलमनाइज बिटवीन एनी टू हिंदूज वन ऑफ whom is not having the mental capacity, अगर मेंटल कैपेसिटी नहीं है तो वो मैरिज क्या होती है, वॉइडेबल होती है सेक्शन 12 में। A marriage under the Hindu Marriage Act must be solemnized in accordance with the customary rites and ceremonies of the bride. दुल्हन की कस्टमरी राइट्स फॉलो होंगे, सेरेमनी जो रीति रिवाज फॉलो होंगे, या दूल्हे के होंगे या दोनों के होंगे या आइदर किसी एक का भी हो सकता है। हिंदू मैरिज एक्ट 1955 डज नॉट प्रिस्क्राइब, नहीं बताता सेरेमनीज सोलमनाइजेशन ऑफ मैरिज, बट लीव्स टू द पार्टीज, पर छोड़ दिया है कि वो सेरेमनी को अपने हिसाब से करे, विच इज इन अकॉर्डेंस, जो उनके कस्टम और रीति रिवाज में होता है। डज नॉट प्रिस्क्राइब, नहीं रिक्वेजिट, कोई भी इंपॉर्टेंट चीज नहीं बता सेरेमनीज, और नॉट लीव्स, और ना ही पार्टियों पर छोड़ा है, ये गलत है। डज प्रिस्क्राइब द सेरेमनीज, प्रिस्क्राइब करी है सेरेमनीज और पार्टियों पर नहीं छोड़ा, ये भी गलत है। सिर्फ सेक्शन 7 कहता है कि सेरेमनीज होनी चाहिए, पर वो ये नहीं कहता है किस प्रकार की सेरेमनीज होनी चाहिए। डज प्रिस्क्राइब द सेरेमनीज एंड एट द सेम टाइम लीव्स इट टू द पार्टीज, और उसी समय पार्टीज पर भी छोड़ दिया है, तो ये नहीं है, राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका ये। राइट्स कॉमन इन ऑल सेरेमनीज मैरिजेज इंक्लूड इन्वोकेशन बिफोर ए सैक्रेड फायर, सप्तपदी, या दोनों चीजें, दोनों ही होता है मोस्टली, ज्यादातर सेरेमनीज में ऐसे ही होता है सप्तपदी और सैक्रेड फायर के अलावा। लेकिन जैसे मान लो आनंद कारज मैरिज एक्ट जो है सिखों का, उनमें क्या लावा एक टर्म होती है, वो फॉलो की जाती है। सेरेमनीज टू मैरिज को कहाँ पर डिटेल में बताया गया, देखिए धर्मशास्त्र, धर्मों के बारे में बताया, धर्म सूत्र, धर्म के सूत्र बताए, गृह सूत्र, गृह का मतलब ग्रह, ग्रह मतलब मैरिज, मैरिज से गृहस्थी बनती है, तो गृह सूत्र इसका राइट ऑप्शन है। डॉक्ट्राइन ऑफ फैक्टम वैलिड क्या होता है, डॉक्ट्राइन ऑफ फैक्टम वैलिड का मतलब होता है एक डायरेक्टरी टर्म होती है कि मान लो कोई फैक्ट है, जैसे आप किसी की शादी हुई है और उसको मेंटल डिसऑर्डर है, लेकिन कुछ टाइम बाद वो मेंटल डिसऑर्डर ठीक हो गया, तो फैक्ट है, उसको क्योर किया जा सकता है, तो वो क्या है, वायोलेशन ऑफ ए डायरेक्टरी प्रोविजन को करेगा, फंडामेंटल प्रिंसिपल को, या एसेंस ऑफ द ट्रांजेक्शन को, या ऑल ऑफ द, वो क्या करेगा, डायरेक्टरी जो है प्रोविजन, उसी को ही वो क्या कर सकता है, अनेबल कर सकता है, क्योर कर सकता है। डॉक्ट्राइन ऑफ फैक्टम वैलिड इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ सेरेमनी ऑफ मैरिज, ये कब फॉलो किया जाता है, नॉन ऑब्जर्वेंस ऑफ नेसेसरी सेरेमनीज, जो नेसेसरी सेरेमनीज है उनको फॉलो नहीं किया गया, नॉन ऑब्जर्वेंस ऑफ एसेंशियल सेरेमनीज, जो आवश्यक सेरेमनीज को फॉलो नहीं किया गया, तो किनको वो क्योर करेगा, एसेंशियल सेरेमनीज को क्योर नहीं करेगा, जो नेसेसरी थी, मान लो कोई किसी को पेमेंट वगैरह करनी थी या कोई रस्म होती है ऐसी, वो अगर नहीं करी गई है तो कोई दिक्कत नहीं है, उसको क्योर कर देगा, लेकिन एसेंशियल है जो आवश्यक सेरेमनी को क्योर नहीं कर सकता। बायगेमी अंडर द हिंदू मैरिज एक्ट इंक्लूड, बायगेमी में क्या इंक्लूड होता है, पोलीगेमी भी इंक्लूड होता है, पोलेंड्री, पोलीगेमी मतलब है एक आदमी के कई पत्नियां, पोलेंड्री मतलब एक औरत के कई पति, तो ये दोनों चीजें बायगेमी में इंक्लूड होती हैं। बायगेमी इज कमिटेड, बायगेमी कब कमिट की जाती है, इफ द सब्सिस्टिंग मैरिज इज वैलिड, कि जो पहले की जो मैरिज है क्या वो वैलिड है या वो वॉइडेबल है या वॉइड है, क्या होगा, वो बायगेमी तभी होगी अगर पहले वाली शादी वैलिड शादी है, तभी दूसरी शादी अगर होगी तो बायगेमी की कैटेगरी में आएगा, अदरवाइज पहली शादी वैसे ही लिव इन में रह रहे थे, दूसरी शादी बायगेमी नहीं आएगी। तो इफ द सब्सिस्टिंग मैरिज इज वैलिड, पूरा का पूरा इसको समझ लीजिए। देखिए ये जो क्वेश्चन पेपर मैं आपको दूंगी पीडीएफ की फॉर्म में, तो मैं ये जो मैंने हाईलाइट करा हुआ वो मैं नहीं देने वाली, ये बिना हाईलाइट के दूंगी, आप अपनी खुद की सेल्फ प्रैक्टिस करके देखिए और फिर आप जो इससे चेक कर सकते हैं। सेकंड मैरिज कैन बी प्रूव्ड, सेकंड मैरिज किस तरीके से प्रूव की जा सकती है, बाय द मेयर एडमिशन ऑफ द पार्टी, अगर पार्टी ने सिर्फ इस बात को कबूल कर लिया कि हमने दूसरी शादी की है, क्या तब, बाय द एसेंशियल राइट्स एंड सेरेमनीज, क्या उनके आवश्यक सेरेमनीज पूरे हुए थे तब, या बोथ ए एंड बी, या दोनों। तो देखिए अगर कोई कह देता है ये मेरी पत्नी है मैंने दूसरी शादी करी है, तो कोर्ट नहीं मानेगी जब तक ये एसेंशियल टर्म जो है वो पूरी ना हो, सेरेमनीज पूरी ना हो। इन अ केस ऑफ बाइगेमियस मैरिज, बाइगेमियस मैरिज में द सेकंड वाइफ क्या होती है, हैज स्टेटस ऑफ वाइफ, उसका क्या पत्नी का स्टेटस होता है, हैज नो स्टेटस ऑफ वाइफ, क्या उसका पत्नी का स्टेटस नहीं होता, मे हैव और मे नॉट हैव स्टेटस, उसका स्टेटस होता भी है नहीं भी होता, तो उसका कोई स्टेटस नहीं होता। रजिस्ट्रेशन ऑफ ए हिंदू मैरिज कहां पर प्रोवाइड है, सेक्शन 12 वॉइडेबल की बात करता है, सेक्शन 10 बात करता है जुडिशियल सेपरेशन की, सेक्शन 8 बात करता है रजिस्ट्रेशन ऑफ मैरिज की, सेक्शन 6 बात करता है गार्जियनशिप की जो रिमूव हो चुका है, सेक्शन 8 इज द राइट आंसर। रजिस्ट्रेशन ऑफ ए हिंदू मैरिज अंडर सेक्शन 8 जो है क्या है, कंपल्सरी है, ऑप्शनल है, क्या अनिवार्य कर दिया गया है या मर्जी है, तो ये क्या है, कंपल्सरी है, सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट अगर चाहे तो। नॉन रजिस्ट्रेशन ऑफ मैरिज, अगर मैरिज रजिस्टर नहीं होती तो क्या वो इनवैलिडेट कर देगी, क्या मैरिज को वैलिडिटी खत्म कर देगी और पेनल्टी लगेगी, नहीं, ऐसा कोई इश्यू नहीं है।
डज नॉट इनवैलिडेट द मैरिज, मैरिज को इनवैलिडेट नहीं करेगी, बट कॉल फॉर द इम्पोजिशन ऑफ पेनल्टी, पेनल्टी लगाई जा सकती है। ना तो इनवैलिडेट करेगी मैरिज को, नॉट कॉल फॉर द इम्पोजिशन ऑफ पेनल्टी, पेनल्टी भी नहीं लगेगी। मेक्स द मैरिज वॉइडेबल, और मैरिज जो है वो वॉइडेबल बन जाएगी। ये देखिए कंफ्यूजिंग सा क्वेश्चन है। अगर आप सेक्शन देखते हो 8 निकाल लीजिए, उसमें एक बार आप देख लीजिए क्या कह रहा है कि अगर कोई कॉन्ट्रावेंशन कर दिया, कोई सरकार ने कोई रूल बना दिया है और उस रूल में अगर कॉन्ट्रावेंशन होता है, शैल बी पनिशेबल विद फाइन विच में एक्सटेंड 25 रुपीज। वो लग सकता है, लेकिन कहाँ, जब सरकार रूल बनाई। लेकिन यहाँ पर क्या है, नीदर ऑप्शन आएगा कि ना तो कोई इम्पोजिशन है ना कुछ और है। वॉइड मैरिजेस हैव बीन डिस्क्राइब्ड अंडर, वॉइड मैरिज कहाँ डिस्क्राइब की गई है? सेक्शन 9 में रेस्ट्रिक्शन ऑफ कंजुगल राइट, सेक्शन 10 में जुडिशियल सेपरेशन, सेक्शन 11 में वॉइड मैरिज को डिस्क्राइब किया गया है, और सेक्शन 12 में वॉइडेबल मैरिज। डिग्री ऑफ नलिटी इन केस ऑफ वॉइड मैरिज की जो डिग्री होती है नलिटी की, सेक्शन 11 में कैन बी ऑब्टेन बाय, किसके द्वारा ली जा सकती है? मैन आदमी के द्वारा, वाइफ के औरत के द्वारा, या दोनों में से किसी के द्वारा भी। प्रपोजिशन देखिए, ये कुछ स्टेटमेंट उनको देखिए क्या मीनिंग निकलता है। वॉइड मैरिज रिमेन वैलिड, वॉइड मैरिज वैलिड होती है अंटिल अ डिग्री जो है ना ली जाए। देखिए वॉइड मैरिज में आप डिग्री लो ना लो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पहला पॉइंट सही है, रिमेन वैलिड, ये पहला पॉइंट गलत है। पहले पॉइंट को आप क्या कहोगे? पहला पॉइंट जो है वो आपका गलत है। वॉइड मैरिज इज नेवर, वॉइड मैरिज कभी भी वैलिड मैरिज नहीं होती जब तक कि नो नेसेसिटी, ना ही उसकी कोई जरूरत नहीं होती नल वॉइड की डिग्री लेने की। फिर कह रहा है वॉइड मैरिज इज रिगार्डेड एज ए वैलिड सब्सिस्टेंस मैरिज, वैलिड सब्सिस्टेंस मैरिज होती है वॉइड मैरिज जब तक उसकी डिग्री पास ना की जाए। ये भी सही स्टेटमेंट है, दोनों स्टेटमेंट सही है। तो बताइए कौन कौन से स्टेटमेंट सही है? फर्स्ट एंड थर्ड आर करेक्ट, नहीं फर्स्ट करेक्ट नहीं है। सेकंड एंड थर्ड आर करेक्ट, सेकंड और थर्ड करेक्ट है, फर्स्ट इनकरेक्ट है। फर्स्ट सेकंड थर्ड आर करेक्ट, तीनों करेक्ट नहीं है, और तीनों ही सेकंड जो है करेक्ट नहीं है। तो दोनों राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका, बी इज द राइट ऑप्शन। मैरिज इज वॉइडेबल अंडर सेक्शन 12 में एक मैरिज अगर वॉइडेबल हो जाती है तो कौन कौन सी इनकैपेसिटी होनी चाहिए? मेंटल इनकैपेसिटी होनी चाहिए, फिजिकल इनकैपेसिटी होनी चाहिए, बोथ मेंटल एंड फिजिकल इनकैपेसिटी होनी चाहिए, ओनली मेंटल इनकैपेसिटी एंड नॉट फिजिकल इनकैपेसिटी। तो मेंटल इनकैपेसिटी की कैटेगरी में आएगा, क्योंकि सेक्शन 5 का जो क्लोज 2 है वो मेंटल इनकैपेसिटी की बात करता है, उसी पर सेक्शन 12 बेस्ड है। सप्रेसो वेरी बाय ए वुमन, एक वुमन के द्वारा इस बात को छुपाना, हु वाज प्रेग्नेंट थी एट द टाइम ऑफ मैरिज, इज ए ग्राउंड फॉर annulling द मैरिज एज, उसको क्या आप ग्राउंड मानोगे? क्या वो वॉइड मैरिज हो जाएगी या वॉइडेबल होगी? देखिए वो वॉइडेबल मैरिज हो जाएगी, इसको आप वॉइड की कैटेगरी में नहीं लेके आ सकती। तो आज के ये हमारे 60 क्वेश्चन कवर हो चुके हैं, और नेक्स्ट जो मेरा वीडियो होगा वो रिमेनिंग 60 क्वेश्चन पे मैं कवर करवा दूंगी। आई होप आपको आज का ये जो कंसेप्ट अच्छा लगा होगा, जिस तरीके से मैं आपको करवा रही हूँ। अगर आपको किसी प्रकार का डाउट है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं और आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है, आपको लग रहा है कि फ्यूचर में आपके लिए काफी हेल्पफुल हो सकता है, तो आप जो है मुझे मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए। और फार्मर एजुटेशन अभी भी चल रहा है, तो उसमें आप अपनी हेल्थ और अपनी सिक्योरिटी का ध्यान रखिए, ज्यादा घर से बाहर मत निकलिए। कोरोना के इस काल में आप अपने फैमिली मेंबर्स का, नेबरहुड का ध्यान रखिए। स्टे होम, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।